जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे अभी जो इसरो के वैज्ञानिक है तपन मिश्रा जी, इन्होंने क्या खुलासा किया है और आज़ादी के बाद अब तक हमारे जितने भी टॉप रैंक के जो जितने भी सीनियर साइंटिस्ट रहते हैं वो किसी न किसी हादसे में कैसे मर जाते हैं। तो जो हालिया घटना हुई है वो 6 जनवरी को तपन मिश्रा जी ने अपने फेसबुक पर अपना बताया, जानकारी दी कि इन्हें कई बार जानलेवा इन पर हमला किए गए थे। पहले ये समझिए कि ये इसरो के कोई छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं है, बहुत बड़े वैज्ञानिक है। इसरो के जो रडार कमांडिंग सेंटर है उसमें इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो हमारे इनसेट सीरीज के जो सैटेलाइट है उनमें हो गया इनका योगदान। इवन कि ये भारत के जो इसरो की एक संस्था है इसरो एप्लीकेशन सेंटर, उसके ये डायरेक्टर है, यानी एक तरह से पूरा मैनेजिंग इन्हीं के कंट्रोल में रहता है। तो ये इसरो के एक बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट है। इन्होंने कहा कि इनके ऊपर कई सारे दबाव बनाए गए। अमेरिकी कुछ प्रोफेसर जो भारतीय मूल के थे, अमेरिका में शिफ्ट थे, वो इनसे संपर्क किए थे 2017 में और ये उन्हें ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे। बदले में इन्हें ऑफर दे रहे थे कि आप ज्वाइन कर लीजिए और आपके बेटे को भी हम लोग वहाँ पे कोई बढ़िया से कॉलेज में सेटल करा देंगे। इन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और इन्होंने मातृभूमि भारत माँ की सेवा करने के लिए निर्णय किया। लेकिन इन्होंने बताया कि मई 2017 में इन्हें खाने में आर्सेनिक मिला दिया गया था। अब आर्सेनिक जो है वो एक ऐसा पदार्थ होता है जो रंगहीन गंधहीन होता है। ये आपको खाने में मिला दिया जाएगा तो ना उसका कलर चेंज करेगा, ना स्मेल आएगा, ना कोई टेस्ट आएगा, इसे कोई पता नहीं चलता है यहाँ पर। और ये क्या, इसकी सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि अगर इसकी थोड़ी सी भी मात्रा अगर आप में चली गई, हालांकि हम आपको जब रेलवे वाला बैच पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे कि आर्सेनिक से हमें क्या हो जाता है, व्हाइट फूट नामक रोग हो जाता है। कैडमियम से इटाई रोग होती है, किडनी खराब हो जाती है। मरकरी यानी पारा से हमें मिनीमाता नामक रोग हो जाता है। ये नाइट्रेट से ब्लू बेली सिंड्रोम हो जाता है। आयरन से लीवर सिरोसिस, फिर कॉपर से विल्सन नामक रोग होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम आपको बैच में बताए थे। और उसका यहाँ पे समझिए, जैसे ये हम अगर छोटी मोटी कम मात्रा में गया तो ये चमड़े गिरने लगते हैं, शरीर में छेद होने लगता है, त्वचा गिरने लगती है, ये नाखून झड़ने लगते हैं। लेकिन अगर इसकी एक रिफाइंड मात्रा को थोड़ी सी ही दिया जाएगा, एकदम बढ़िया से अगर इसे प्रयोगशाला में बना के जहर के रूप में दिया जाएगा तो ये 1 से 2 घंटे में व्यक्ति की जान ले लेता है। ये शरीर में जाते जो ब्लड, हमारा जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर जो आरबीसी घूम रही है, रेड ब्लड कार्पस, ये आरबीसी, यही ऑक्सीजन ले जाने और ले आने का काम करती है, क्योंकि इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ये आरबीसी को बहुत जल्दी से नष्ट कर देता है, जिस वजह से ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और तुरंत दिल का दौरा पड़ जाता है और आसानी से व्यक्ति की मौत हो जाती है। और छिपाना भी बहुत सिंपल होता है कि दिल के दौरा पड़ने से व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। तो इन्होंने बताया कि इन पर आर्सेनिक दिया गया था, जिस वजह से इनके त्वचा झड़ने लगे थे, इनकी नाखून गिरने लगे थे, बहुत सारे न्यूरो मतलब ब्रेन से संबंधित समस्या आ गई थी। हालांकि इनका ये कहना है कि गृह मंत्रालय एवं सुरक्षा विभाग ने इनका काफ़ी ध्यान रखा, जिस वजह से ये बच सके, इनका टाइम पे ट्रीटमेंट किया जा सका। हालांकि इसके बाद भी इन्होंने कहा कि कई बार इन्हें और भी मारने के अटेम्प्ट किए गए, हाइड्रोजन साइनाइड वगैरह कई तरह का प्रयास किया गया था इन्हें मारने के लिए। कि जब भी इन्हें मारने का प्रयास किया गया, एक नेचुरल प्रयास किया गया ताकि लोगों का शक न जा सके। जिस बंगले में ये रहते थे, इनके घर में जो लॉन था जहाँ ये टहलते थे, वहाँ केले के कुछ पौधे लगाए गए थे, वहाँ से अक्सर सांप निकल जाया करते थे, जिसको ये लोग मार देते थे। कोई इस सांप से नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बाद में इनको जब पता चला कि ये सांप मतलब एक सुरंग से आ रहे हैं, वो सुरंग को जब बंद किया गया तो सांप निकलना बंद हो गए थे। इसका मतलब इनके घर तक बाहर से कोई सुरंग बनाई गई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन किसी ने नहीं किया कि ये सुरंग आ कहाँ से रही है। इस सांप को बचने के लिए यहाँ पर इन्होंने कार्बोलिक एसिड का छिड़काव भी किया था। आप लोग के यहाँ भी अगर सांप वगैरह निकलने की संभावना ज़्यादा रहती है, या जो नाली वगैरह रहती है, घर के कभी कभी नालियाँ पीछे हो जाती हैं, जो मुख्य जमीन से हट जाती हैं, तो उधर से सांप बिच्छू के आने का खतरा रहता है। तो वहाँ आप भी कार्बोलिक एसिड का छिड़काव करेंगे तो वहाँ सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। लेकिन याद रखिएगा ये बहुत खतरनाक होता है, इसके संपर्क में बच्चों को नहीं आने देना चाहिए। इस खुलासे के बाद हमारे भारतीय इंटेलिजेंस को भी इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये कोई नया मामला नहीं है, आप अगर इससे 50 साल पहले भी देखते हैं तो आपको ऐसे कई सारे मामले मिलते हैं। होमी जहांगीर भाभा, भारत के पास जो आज परमाणु बिजली घर है, चाहे परमाणु बम है, तो हमारे परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं होमी जहांगीर भाभा। ये इतने महान वैज्ञानिक थे, लेकिन क्या कहिएगा, एक नियति को कुछ और ही मंजूर था। 4 जनवरी 1966 को इन्होंने एक अपना रिपोर्ट दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ ऑफिस को। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि अगर आप हमें इजाज़त देंगे भारत के प्रधानमंत्री, तो महज 18 महीने में हम आपको परमाणु बम बना के दे सकते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है कि 1966 से अगर आप 4 साल पहले जाइएगा तो हम लोग को एक बहुत एक तरफा हार झेलना पड़ा था चाइना की लड़ाई में 1962 में। अगर हमारे पास उस समय परमाणु बम रहता तो हम लोग पटक दे सकते थे, क्योंकि परमाणु शक्ति संपन्न देश से कोई ज़्यादा ऐंठता नहीं है। लेकिन देखिए, इस बात की खबर न प्रधानमंत्री कार्यालय से लीक कर दिया गया। किसी हरामी ने यहाँ से इस
खबर को लीक कर दिया गया। और ठीक 20 दिन बाद यानी 24 जनवरी 1966 को यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी है वियना, वहाँ पर एक समझौते, एक सम्मेलन में होमी जहांगीर भाभा जा रहे थे उनकी फ्लाइट से, और ये फ्लाइट अचानक माउंट ब्लांक एक पर्वत है अल्पस के पास, वहाँ इनका जहाज क्रैश कर गया। और देखिए कितना बड़े क्रैश हो गया, नॉर्मल क्रैश हो गया। वहाँ पर किसी ने उस पर एक इंक्वायरी भी नहीं बैठाई कि वो क्रैश था या क्या था। बाद में खुलासे में ये पता चला कि उसका जो लगेज पार्ट था उसमें एक छोटा सा जानबूझ के विस्फोट कराया गया था, ताकि उस विस्फोट, वो इतना तगड़ा विस्फोट ना हो सके कि पूरा जहाज ध्वस्त हो सके, बट वो कंपार्टमेंट फट जाए तो थोड़ा सा एरिया ब्लास्ट कर गया। अब जहाज में थोड़ा सा भी एरिया ब्लास्ट करेगा तो जहाज तो गिरेगा ही। अब थोड़ा सा एरिया ब्लास्ट करने की वजह से जहाज गिरेगा तो लगेगा हाँ डिसबैलेंस होकर गिरा था। तो जिन हाथों में इतनी शक्ति थी कि भारत को 18 महीने में परमाणु बम दे सकता था, उन हाथों का हाल क्या हो गया आप देख सकते हैं। हम क्या बताएं, प्रधानमंत्री कार्यालय से किसने ये लीक किया हम कैसे बताएं। जो हाथ हमें परमाणु बम दे सकती थी उनके चिथड़े उड़ गए, मांस उठा के लाया गया था, शरीर नहीं लाया गया था। दिल को तकलीफ तो यारो अपनों ही पहुंचाते, वरना गैरों को पता क्या ये दिल दुखता किससे। हमारा पीएमओ ऑफिस से किसी कर्मचारी ने लीक किया और हमारे सबसे होनहार परमाणु वैज्ञानिक ने अपना जान गंवा दिया। और हमें परमाणु बम कब मिला? 1974 में जो स्माइलिंग बुद्धा नाम से पोखरण में परीक्षण किए वो सक्सेस नहीं हुआ था। ये कोड नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद हम लोग 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय 98 नाम के कोड नाम से हम लोग ने परीक्षण किया, तब जाके हम परमाणु संपन्न हो सके यहाँ पर। हालांकि अगर आप देखते, अभी आगे देखते चलिए, हमारे जो स्पेस एजेंसी थी, ये तो परमाणु ऊर्जा का किस तरह से हमने अपने होमी जहांगीर भाभा को खो दिया। हालांकि इन्हीं के नाम पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। रेलवे में पूछा भी था बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के ट्राम्बे में के पास है ये यहाँ पे। अब इसरो के साइंटिस्ट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत बेहतरीन थे, विक्रम साराभाई, इन्हें अंतरिक्ष विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता। इनकी दूरदर्शी सोच से पूरी दुनिया थर्राती थी कि अगर यह व्यक्ति ज्यादा दिन जी गया तो भारत को ऊंचाई पर लेके चला जाएगा जहां देखने में हमारी आंखें चौधी आ जाएंगी। तो इनके पीछे भी साजिश रची जाने लगी। और अचानक एक दिन ये अपने रिजॉर्ट में टहल रहे थे तो इनकी लाश पाई गई 1971 में। अचानक कैसे मर गए किसी को पता ही नहीं, रहस्यमयी ढंग से इनकी मौत हो गई। तो एक और परमाणु ऊर्जा को झटका लग गया और एक और हमारी अंतरिक्ष एजेंसी को झटका लगा। कहा जाता है कि ये सारे हमले के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की CIA का हाथ था। और ये हो भी सकता है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में कब किससे दोस्ती होगी, कब किससे दुश्मनी होगी, कोई नहीं जानता। याद कीजिए 1971 में हम आपको पाकिस्तान पे वीडियो भी बनाए थे 1971 वाला। उस वक्त बताए थे कि वही अमेरिका था जो भारत को परमाणु बम मारने के लिए 7वां बेड़ा भेजा था और पाकिस्तान के फेवर में था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें पाकिस्तान को तो उतना इंटेलिजेंस बेहतरीन नहीं है, लेकिन इसमें CIA का हाथ उस समय बहुत से लोग कह रहे थे कि उस समय अमेरिका भारत के एकदम सख्त खिलाफ था और भारत को वो देखना ही नहीं चाहता था अंतरिक्ष क्षेत्र में और परमाणु क्षेत्र में। जिस तरह से अभी वो ईरान को देखता, उस समय वो भारत को इस तरह से देखा करता था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक और परमाणु वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लोकनाथ महालिंगम। इनकी भी अचानक मौत हो गई, नदी में डूबने से मौत हो गई। जबकि एक बेहतरीन तैराक थे, इनकी नदी में डूबने से मौत हो गई, रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। हमारे एक और परमाणु वैज्ञानिक M पद्मनाभन की 2010 में घर में घुस के किसी लोगों ने मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। आज तक उसका सबूत नहीं पता चला। हमारे टॉप वैज्ञानिक मारे गए, आज तक कोई सबूत नहीं मिल रहा हम लोग को। डिफेंस और एटॉमिक क्षेत्र के एक बहुत ही युवा वैज्ञानिक, दो युवा वैज्ञानिक KK जोशी और आशीष आश्विन, ये दो वैज्ञानिक थे जो छोटे साइज के न्यूक्लियर रिएक्टर पे बहुत वर्क कर रहे थे, जो हमारे परमाणु पनडुब्बियों के काम में आता। अगर ये सक्सेस हो जाती तो ये परमाणु पनडुब्बियां बिना बाहर निकले, देखिए इनको चलने के लिए ना बैटरी की जरूरत होती है। बैटरी चार्ज रहेगा तो ये 6 दिन तक चल सकते हैं सब, लेकिन जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो इन्हें चार्ज करने के लिए ऊपर लाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि सर सोलर से चार्ज होती है क्या? नहीं बबुआ, ये चार्ज होती है जनरेटर से। जनरेटर का धुआं कहीं से निकलेगा नहीं, अंदर में धुआं कहाँ छोड़िएगा, तो बाहर निकल के ये धुआं निकालते हैं, चार्ज करते हैं। अब बाहर निकल के इन्हें 6-7 घंटे तक इनका जनरेटर चलाइएगा तो एक तो आवाज करने लगेंगे, उस पे से ये सैटेलाइट से देख लिए जाएंगे। तो इसीलिए इसके अंदर एक एटॉमिक पावर प्लांट लगा दिया गया ताकि उसे कोई भी जरूरत नहीं, वो अपने से उसको अंदर वो 6 महीने तक उसे बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं, इतना पावरफुल रहता है वो। लेकिन क्या हुआ, इन युवाओं वैज्ञानिक को क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, इन लोग का सड़क के किनारे एक रेल दुर्घटना में इनकी लाश पाई गई। पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट हुआ तो हमारे वैज्ञानिकों लोग का पता चल रहा है कि नहीं भैया, इन्हें जहर दे के मारा गया था।
क्या हो रहा है हिंदुस्तान के साथ समझे में नहीं आ रहा है। हमारे टॉप वैज्ञानिक जिन्हें पढ़ लिख कर इतना मेहनत करते हैं, ये हाल हो जाता है, रेलवे के किनारे कहीं मार दिए जाते हैं। अभी तो हम कुछ नाम बताए आपको, कितना नाम सुनिएगा, श्रीनिवासन, निम्ब्या नारायण, केवल 4 सालों में, इन नामों के अतिरिक्त 4 साल में 2009 से 2014-13 के बीच में हमने 11 होनहार वैज्ञानिकों को खो दिया है। पता नहीं कैसे, कभी उन्हें जहर दे दिया जाता है या कभी मर्डर दिया जाता है। यानी उनके साथ या तो लापरवाही हो रही है या तो उनके साथ अच्छे से सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ये हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर को दिखाता है। देखिए, कुछ देश हमारी विकास की तरक्की को नहीं देख सकते, उनकी आंखों में हम हिंदुस्तानी चुभ रहे हैं, क्योंकि उन्हें वही हिंदुस्तान अच्छा लग रहा था जब इसरो के वैज्ञानिक अपने रॉकेट को साइकिल पे लेके जा रहे थे। इन रॉकेट में जो बूस्टर लगाने थे उन्हें साइकिल पे बांध के ले जा रहा था, और हमारे पास कोई लॉन्च पैड नहीं था। हमने नारियल के पेड़ में बांध के अपने पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया था। अरे हम वो हिंदुस्तानी है ना जो हर परिस्थिति में जीना जानते हैं। बैलगाड़ी पे हम लोगों ने अपनी सैटेलाइट को लेके आए थे, बैलगाड़ी पर लेके, लेकिन ये वो एक दूसरा वक्त था। लेकिन हम कभी रुके नहीं, और ना ही हम किसी दूसरे पे मतलब दूसरे से चिढ़ रहे थे या नहीं। हमें पता था कि आज नहीं तो कल हमारी मेहनत रंग लाएगी, और आज के वक्त में यही हमारा इसरो है जो पूरी दुनिया को नासा अपना सैटेलाइट देता है कि ये इसरो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे यही वो इसरो है जिसमें नासा हंस रहा था कि ये साइकिल और बैलगाड़ी से चांद तक पहुंचने वाले हैं। अरे तुम एक बार अपनी विकिपीडिया पे सर्च करो कि चांद पर पहली बार पानी खोजने वाला कौन देश था, तो हमारा हिंदुस्तान था। मंगल ग्रह पे पहली बार में पहुंचने वाला कौन देश था, तो हमारा हिंदुस्तान था। कोई चाइना, जापान, अमेरिका, रूस, वियतनाम, ये लोग कभी नहीं पहुंच सकते थे। ये वही साइकिल वाले हैं लोग। अमेरिका ने हमें क्रायोनिक इंजन नहीं दिया। 1992 में रूस हमें क्रायोनिक इंजन दे रहा था, लेकिन अमेरिका ने कहा कि अगर रूस तुम भारत को क्रायोनिक इंजन दे दोगे तो हम तुम पे प्रतिबंध लगा देंगे। तो रूस अपने बचने के लिए हमें वो क्रायोनिक इंजन नहीं दिया, जिस वजह से हमारा परमाणु कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे रास्ते में अगर तुम गड्ढे खोदोगे ना तो हम छलांग मारना जानते हैं। यही छलांग मारा इसरो ने। एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। 104 उपग्रहों को लेकर हमारा इसरो का रॉकेट अंतरिक्ष में, और शान से तिरंगे की लहराते हुए पूरी दुनिया देखती रह गई कि 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। नासा के वैज्ञानिक मुड़ी खजुआ रहा था सर कि रे बाप रे बाप, ये सैटेलाइट छोड़ रहा है सब, कि कबूतर उड़ा रहा है सब, 104 को कैसे छोड़ेंगे। लो ससुरा, समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ये तरक्की नहीं देखी जाती है। कुछ लोग ये जलते हैं कि ये साइकिल पर रॉकेट घूमने वाले ये आज दुनिया के टॉप रॉकेट कैसे बना लेते हैं। तो तुम हरामियों से हम कहते हैं, हमारी तरक्की नहीं देखी जाती है ना तो अपना नेत्र दान कर दो, वरना फोड़ देंगे लोग हम लोग एक दिन अखियां। यहाँ पर थोड़ी सी बस हमारी लापरवाही हो रही है इंटेलिजेंस है, वरना अब भारत माँ की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है। तुमको जितना जलना है जल जाओ, क्योंकि आने वाले वक्त में इसरो जो कारनामे करने जा रही है तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खसकने वाली है। अभी डीआरडीओ के क्या क्या बताए, डीआरडीओ के गुप्त हथियार के बारे में तू ससुरे जानोगे तो फिर डीआरडीओ वालों के पीछे पड़ जाओगे, इसलिए तुम मत ये जानो तो अच्छा है। भारत सरकार से भी हम कहते हैं कि देखिए, हमारे संसद भवन में जो कैंटीन है, उस कैंटीन में जो खाना दिया जाता है वो रेलवे की जिम्मेदारी है। रेलवे की आईआरसीटीसी कंपनी उसमें खाना को बनाती है, और इसमें सरकार सब्सिडी देती है। हालांकि सरकार ने कहा था कि हम सब्सिडी को खत्म कर देंगे, लेकिन अभी भी सरकार की ओर से दिए जाते हैं। संसद भवन में जो खाने का खर्च आता है वो सालाना 15 करोड़ रुपए आता है। हम ये किसी भी तरह से ये गलत नहीं है, और ये बहुत बड़ी राशि नहीं है एक देश के लिए 15 करोड़ रुपए का खाना देना। ऐसा नहीं है कि ये 15 करोड़ केवल नेता वहां खा लेते हैं। देखिए, 245 लोग राज्यसभा के, 545 लोग लोकसभा के, ये तो लगभग आपके हो जाते हैं आपके 800 के लोग लगभग ये लोग यहाँ पर। लेकिन जो अन्य कर्मचारी हैं, जो सचिव हैं, ये लोग मिला के ये लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं, जिन्हें उसी रेट में खाना मिलता है, 1 रुपये का चाय वगैरह जो भी होता है वो अलग बात है। हमारा ये कहना है कि जो खाना आईआरसीटीसी हमारे सांसदों को खिलाती है, जो खाना हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ये आईआरसीटीसी के कैंटीन के थ्रू चला जाता है, 100% सिक्योर रहते कि उस खाने में कहीं भी आर्सेनिक नहीं मिलाया जाएगा या पोलोनियम नहीं मिलाया जाएगा। तो भैया, जब ये खाना दिल्ली में पहुंचाते थे तो ये खाना बेंगलोर में भी पहुंचा दो, इसका एक ब्रांच खोल दो बेंगलोर में, वहां भी दे देंगे। यहाँ लोग हैदराबाद में खोल दो, डीआरडीओ के ऑफिस में खोल दो। क्या ये लोग देश के लिए जरूरी नहीं है? यहाँ पर इन लोग को पोलोनियम, देखिए अभी तो हम लोग आर्सेनिक से मार रहे हैं, सब आर्सेनिक से ज्यादा खतरनाक पोलोनियम होता है। ये तो सोचो बहुत बड़े वीआईपी लोगों को मार दिया गया। इजराइल और फिलिस्तीन विवाद को सॉल्व करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यासिर अराफात मतलब निभा रहे थे, लेकिन इन्हें पोलोनियम देके मार दिया गया। और सबसे खराबी क्या है कि ये दोनों इतने टॉक्सिक, इतने खतरनाक होते हैं कि बहुत कम चांस है ये बचने का, और इनका पता भी नहीं लगाया जा सकता कि इसमें मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया। तो आप ऐसे किसी नॉर्मल को थोड़ी छोड़ सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिक को कोई चटनी में आर्सेनिक मिला के दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद समझना चाहिए। और एक तरह से ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन वैज्ञानिक तपन मिश्रा जी के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि जो आपने इस चीज को दुनिया के आगे लाया, ताकि हम लोग भी इसे उठा सके और सरकार इसे जिम्मेदारी से ले सके। और इंटेलिजेंस वाले आप लोग के लिए भी है कि भैया आप इन लोग को थोड़ा
सा ध्यान से देखिए, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के आप देश आगे नहीं जा सकता। आप अगर देश में देखेंगे तो एनएसजी जैसे बेहतरीन कमांडो क्या नेताओं के लिए होते हैं बस? क्या हमारे जो साइंटिस्ट है इनकी फैमिली को कोई खतरा नहीं है? आपको क्या लगता है कि आप परमाणु बम बनाए, अमेरिका नहीं पीछे पड़ा होगा? या उस वक्त जो लोगों ने मतलब आप देखिए ईरान के परमाणु वैज्ञानिक को मरवा दिया गया कि नहीं मरवा दिया गया, उतनी सेफ्टी के बावजूद। तो हमारे देश में एक खराबी क्या है ना, कि जब तक बोझ नहीं पड़ता है ना तब तक हम जगते ही नहीं है। चाइना उधर से हमला करने के लिए आ गया गलवान में, तो हम जल्दी जल्दी हथियार खरीदते हैं। ये हमारी आज की टेंडेंसी नहीं है, ये केवल हमारे नेताओं में नहीं है, सब में है। स्टूडेंट में भी यही है, जब तक टाइम टेबल नहीं आता है तब तक उनको समझ में नहीं आता कि भैया पढ़ना चाहिए। टाइम टेबल आते हैं, उसे सोच रहा आइंस्टीन बनने लगता है सर, टाइम टेबल बनाएगा, सुबह 4 बजे उठेंगे, 4 से 6 ये पढ़ेंगे, 6 से 3 ये पढ़ेंगे, ऐसा टाइम टेबल बनाएगा जैसे लगता है मिलिट्री का रूल है, कहीं हमला करने जा रहा है, 2 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं करें। ये हमारे अंदर एक ट्रेंड बनते जा रहा है। लेकिन हर जगह ये लापरवाही अच्छी नहीं होती है, इनकी सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। चाहे वो DRDO के साइंटिस्ट हो, इसरो के साइंटिस्ट हो, इन्हें परम सुरक्षा देनी चाहिए और इनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए और आत्मसम्मान इनमें इतना बढ़ाना चाहिए कि जब ये जाए तो इनके साथ भी कमांडो। हमारे यहाँ मामूली बॉलीवुड से कोई हीरो हीरोइन आते हैं तो हटो 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 साइड करो, हमारा वैज्ञानिक बेचारा चुपचाप चला जाता है। कोई उसे ट्रेन में मार देता है, कोई घर में घुस के मार देता है, कोई नदी में गिरा के मार देता है, कोई चटनी में जहर मिला के मार डालता है यहाँ पर। तो क्या हमारे सेलिब्रिटी से भी नीचे हो गए ये लोग? इन लोग को इतना सम्मान देना चाहिए कि कम से कम जो भारतीय वैज्ञानिक विदेश में चले गए और उन हरामियों को भी कहते हैं कि जो अमेरिका से आके, और ये तपन साहब को कह रहे थे कि तुम भारत में मिल जाओ, अरे यार तुम हिंदुस्तान में थे कि पड़ोसी की औलाद थे? यहाँ पर हम हिंदुस्तानी लोग बचपन में इस मिट्टी को इतना खाए हैं भारत माँ की इस मिट्टी को, कि ये मिट्टी हमारे ब्लड होते हुए DNA में घुस चुकी है। इस भारत माँ से इतना प्रेम है कि साला कोई खरीद ही नहीं सकता है हिंदुस्तान से। तुम लोग कौन किस दुनिया का था रे तुम लोग की जो भारत से आके दगाबाजी कर दिया? किस आंख से तुम आंख मिलाएगा भगवान से कि तू अपने मातृभूमि से गद्दारी कर दिया? मातृभूमि से गद्दारी करने वालों को ससुरों को स्पेशल न रख देना चाहिए ऐसे लोगों को। अब भारतीय इंटेलिजेंस को भी सोचना चाहिए कि इस तरह से जो कर रहे हैं उन्हें सामूहिक रूप से बहुत बुरी तरह से सजा दिया जाए। ससुरों को उसको भी बिना कोर्ट कचहरी के अंदर ऐसे ही कहीं जहर और देके ट्रेन से कटवा देना चाहिए। ट्रेन 18 बनी रही है, वंदे भारत बनी रही है, बुलेट ट्रेन का उद्घाटन इन्हीं हरामियों के ऊपर कर देना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि आप हमारे वैज्ञानिकों को नहीं छूइए, वरना हम हिंदुस्तान है, कोई ईरान नहीं है यहाँ पर। खैर, इस पर सरकार भी अब बहुत एक्शन लेगी और सरकार ले भी रही है। इसरो चीफ या DRDO चीफ को कमांडो लेवल की सुरक्षा दे दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल चीफ के रहने से होगा। बहुत छोटे से बड़े वैज्ञानिक सबकी अहमियत होगी। आई होप सरकार इसको संजीदगी से लेगी और आने वाले वक्त में हमें इस तरह की मतलब दुखद घटना देखने को नहीं मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।